A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। और ये हमारी एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं और कौन सी एनालिसिस टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे हम कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम मैपिंग। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम मैपिंग की हेल्प से हम न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ये हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्टेड सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डीएनए को स्पेसिफिक टाइप्स पे कट करते हैं और ये एक टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं। Clinical and forensic analysis require the characterization of specific gene and genomic region at a molecular level. Because their specific sequence activity, endonuclease provide a convenient tool for molecular characterization of DNA. अगर हम बात करें क्लिनिकल और फोरेंसिक एनालिसिस की, तो फोरेंसिक एनालिसिस अगर हमें करनी है या फिर हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करनी है तो वहां पे जो जीनोमिक है उसके हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स का। ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे ये हमारा होल जीनोम है तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाएंगे और इस स्पेसिफिक पॉइंट के जीनोम को कट करेंगे और इससे अलग कर देंगे। अलग करने के बाद फिर हम इसके जो भी हमें अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का डिटेक्शन करना है, जो भी करना है वो हम इजीली कर सकते हैं। और ये हमारी मॉलिक्यूलर एनालिसिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। जैसे अगर हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करनी होती है तो वहां पे भी हम रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स का ही यूज करते हैं। Restricted enzymes commonly used in a laboratory having a 4 and 6 pair recognition site or binding site and cutting site on a DNA। ये जो restricted endonuclease होती हैं उनकी 4 या 5 बेस पेयरिंग साइट्स को ही ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पे जाके बाइंड करते हैं और कटिंग की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सीक्वेंस, इस सीक्वेंस पे ये एक साइट है जो इको R1 रिकॉग्नाइज करता है, तो इको R1 जाएगा और इन सीक्वेंस को कट कर देगा। और ये जो सीक्वेंस होंगे या तो ये 4 सीक्वेंस होंगे या फिर ये 6 सीक्वेंसेस होंगे। और जो हमारे आरएनए, जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये जिस साइट पे जाके बाइंड करते हैं वो हमारी कहलाती है रिस्ट्रिक्टेड साइट, और इसको रिकॉग्नाइज करने वाली जो साइट होती है वो हमारी कहलाती है रिकॉग्नाइज साइट। एनी 4 and 5 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड अकर्स एट अ रैंडम इन अ सफिशिएंट लॉन्ग स्ट्रेच डीएनए। ये जो हमारे डीएनए, जो हमारे सीक्वेंसेस होते हैं, ये हमारी रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड साइट विल अकर नेचुरली इन अ डीएनए। ये जो हमारे बेस पेयर, जो 6 and 4 बेस पेयर होते हैं, ये डीएनए पे रैंडमली ही प्रेजेंट होती हैं और इसी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्टेड साइट्स होती हैं वो डीएनए में नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड साइट मैपिंग डिटरमाइन व्हेन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम रिकॉग्नाइज्ड साइट इज लोकेटेड वाज इनिशियली डेवलप्ड यूजिंग अ स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मा। रिस्ट्रिक्टेड साइट मैपिंग, रिस्ट्रिक्टेड साइट मैपिंग में कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम एक स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड का यूज करते हैं। द रिजल्ट मैपिंग यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड टू एन इंजीनियर कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड टू मेक अ रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग। DNA exposed to several recognized restricted enzymes separately
देन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। जो रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग के जो रिजल्ट होते हैं उनको करेक्टराइजेशन हम करते हैं नेचुरली इंजीनियर प्लाज्मिड्स और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स की हेल्प से। इसकी हेल्प से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग को हम रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स में हम मैप बना लेते हैं और इसके लिए हम स्पेसिफिक जो हमारे सेवरल न्यूक्लियस सेवरल रिस्ट्रिक्टेड एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। जैसे हमारे BAM-HO1 हुआ, इकोलाई हुआ, XMA फर्स्ट हुआ, तो ऐसे हम डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करा सकते हैं और एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन उनसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है वो देखते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा हुआ DNA, ये है हमारा होल DNA, ये है हमारा एक होल DNA। इस DNA पे ये साइट प्रेजेंट है हमारी P और ये PST बने, ये है हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर हमने जब इसे ट्रीट कराया तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला हमारा बन गया A, दूसरा B, तीसरा C एंड चौथा D। फिर अगेन हमने इसमें क्या किया, BAM-H1 से ट्रीट कराया क्योंकि इसमें BAM-H1 के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड साइट प्रेजेंट है। जब इसे BAM-H1 से ट्रीट कराया तो ये हमें दो फ्रेगमेंट्स मिले। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने क्या कराया, हमने कराई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये हमारा एक अनकटिंग DNA है, जैसे मतलब ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये है हमारा अनकटिंग DNA, ये है मतलब हमारा होल DNA। फिर हमने क्या किया, इसे PSTL1 से ट्रीट कराया और हमें ये 4 सीक्वेंसेस मिले। फिर हमने इसे BAM-H1 से ट्रीट कराया तो हमें ये 2 सीक्वेंसेस मिले। फिर जब हमने BAM-H1 और PST दोनों से ट्रीट कराया तो हमें टोटल ये सीक्वेंसेस मिले। तो इन्हीं सीक्वेंस की हेल्प से हम अपने DNA को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं उसको डिटेक्ट करके फिर उसको एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर अपने रिक्वायरमेंट, अपने डिजायर जैसे अब फिर जो हमारे रिजल्ट, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट होते हैं उसकी हम स्टडी कर सकते हैं या पर्टिकुलर प्रोटीन को हम कोड कर सकते हैं। ये है लीनियर DNA की मैपिंग। अब देखिए ये हमारा DNA है, इसको हमने BAM-H1 से ट्रीट कराया, PSTL1 से ट्रीट कराया और ये हमारी इसकी हो गई कंबाइंड मिक्सिंग। कंबाइंड मिक्सिंग के बाद फिर देखिए हमने यहाँ पे फिर से हमने इसकी मैपिंग की है। मैपिंग करने के लिए देखिए ये है हमारा एक सर्कुलर प्लाज्मिड। इस सर्कुलर प्लाज्मिड पे हमारे 2 एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट है। पहले हमारी प्रेजेंट है BAM-H1 के लिए, दूसरा हमारी XOL1 के लिए। तो अब यहाँ पे हमने प्लाज्मिड कराया तो देखिए अगर हम इसे सिर्फ BAM-H1 से ट्रीट कराएंगे तो देखिए हमें एक सीक्वेंस मिलेगा। जब हम इसे XOL1 से ट्रीट कराएंगे तो इसके 2 साइट्स प्रेजेंट है तो हमें 2 सीक्वेंसेस मिलेंगे। वहीं जब हम इन दोनों से ट्रीट कराएंगे तो हमें टोटल 3 सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मैपिंग है, प्लाज्मिड की मैपिंग है। ये हमारे लीनियर सीक्वेंस की मैपिंग है, ये हमारे प्लाज्मिड की मैपिंग है और ये है हमारा एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसका रिजल्ट। तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने होल जीनोम को कट कराने के बाद या तो उसे प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तब अपनी मैपिंग को परफॉर्म करते हैं, या फिर हम लीनियरली ही उसकी मैपिंग करते हैं। और मैपिंग करने के लिए हम ये दोनों प्रोसीजर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स की। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम कैसे DNA का सेपरेशन कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर परफॉर्म इन अ clinical molecular laboratories are aimed
अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम कैसे डीएनए की एनालिसिस करते हैं। तो प्रोसीजर परफॉर्म इन अ क्लिनिकल मॉलिक्यूलर लेबोरेटरीज एम है टू स्पेसिफिक टारगेट इन अ जीनोमिक सीक्वेंस। ये जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं, इनका हम यूज करते हैं क्लिनिकल मॉलिक्यूलर लेबोरेटरीज में, और इन टेक्निक्स का एम होता है जीनोमिक्स में से स्पेसिफिक टारगेट को डिटेक्ट करना। इन प्रोसीजर का एम है कि अगर हमारा होल डीएनए है, उस डीएनए से अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना या फिर ऑब्टेन करना। They require visualization and detection of a specific gene or region of DNA in a background of all other genes. This require visualization and detection. इस प्रोसेस में हम डिटेक्शन और विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक रीजन। दे हैव सेवरल वे टू पार्टिकुलर जीनोम ऑफ डीएनए within the isolate DNA sample. The initial method for molecular analysis of specific DNA within a complex background was the Southern plotting. जो सबसे इनिशियल प्रोसेस है डीएनए से स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने की, वो है हमारी साउथर्न प्लॉटिंग। साउथर्न प्लॉटिंग से हम डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ साउथर्न प्लॉटिंग वर अप्लाइड टू एनालिसिस ऑफ RNA protein, RNA and protein in order to study the gene expression regulation. इसके अलावा फिर हमने साउथर्न प्लॉटिंग में मॉडिफिकेशन किया, और उस मॉडिफिकेशन करने से फिर हमने आरएनए के डिटेक्शन की प्रोसेस बनाई और प्रोटीन के ऑर्डर की डिटेक्शन बनाई, और प्रोटीन जिससे इसकी हेल्प से हम फिर जो जीएनए का एक्सप्रेशन था उसको हम एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है ये भी डिटेक्ट कर पाए, और उस एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट भी कर पाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं साउथर्न प्लॉटिंग की साउथर्न प्लॉटिंग क्या होती है। द साउथर्न प्लॉटिंग इज नेम्ड बाय द एडविन साउथर्न who first report the procedure of southern plotting DNA isolate and cut with the restricted enzymes. ये जो हमारी साउथर्न प्लॉटिंग है, ये जो साउथर्न प्लॉटिंग है, इसे प्रपोज किया गया था एडविन साउथर्न के द्वारा, और जो साउथर्न प्लॉटिंग नेम दिया गया है वो इसी साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद फिर उसे रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से ट्रीट कर the fragmented and separated by a gel electrophoresis, depurination, denaturation, and then transfer to a solid surface such as nitrocellulose membrane. In a final step procedure, the DNA fragments are exposed to a labeled probe that the specific sequence interest unbound probe is removed, and the signal is probe detect indicate the presence and absence of sequence in a क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस से पहले हम अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से ट्रीट कराएंगे, फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करेंगे, फिर डीप्यूरिनेशन करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे। उसके बाद फिर उसे हम अपने सैंपल को जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होगी उस पर ट्रांसफर करेंगे। उस पर ट्रांसफर करने के बाद फिर हम उसे एक स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस लेबल्ड प्रोब से ट्रीट कराएंगे। प्रोब से ट्रीट कराने के बाद फिर हम अपने डिटेक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। In the original entire hybridization is radio labeled activity labeled probe is detected to DNA region to be analyzed. As long as there is a probe known identity, the procedure can analyze any gene and gene region in a genomic at the molecular level. The following section will describe a part of Southern plotting procedure. देखिए फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कब करते हैं, इसमें हम डीएनए को हाइब्रिडाइज करा देते हैं रेडियो लेबल प्रोब्स। फिर जब ये रेडियो लेबल प्रोब हमारे डीएनए से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, फिर हम डिटेक्शन की प्रोसेस करते हैं।
और इस डिटेक्शन की प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई, जो हमारे प्रोब होते हैं उस प्रोब की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्पेसिफिक, अपने डिजायर जीन को। इसमें से जो होल जीनोम होता है उसमें से हम अपने डिजायर जीन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि साउथर्न प्लॉटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये है हमारा होल जीनोम। इस होल जीनोम पे हमारे डिफरेंट रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस के डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए BAMH1 प्रेजेंट यूज किया, या फिर इकोलाई EcoR1 यूज किया, या HIND3 यूज किया। मान लीजिए एक में HIND3, BAMH1 और EcoR1 तीनों एंजाइम्स हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज की। तो ये क्या करेंगे, हमारे जीनोम को इन सीक्वेंस में फ्रेगमेंटेड कर देंगे। अब जब हमारा जो डीएनए होल जीनोम है वो इसमें फ्रेगमेंट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद ये जितने भी सीक्वेंस हमें मिले हैं वो सारे ही सारे डिफरेंट फ्रेगमेंट में सेपरेट आउट हो जाएंगे अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। और फिर इस जो ये सेपरेशन हमें मिला है, इसी को आगे हम इस जेल का यूज करेंगे साउथर्न प्लॉटेड को परफॉर्म करने के लिए। अब सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ रिजॉल्विंग डीएनए फ्रॉम अ प्लॉटिंग। द गोल ऑफ साउथर्न अब हम प्रोसेसिंग। The goal of Southern plotting procedure to analyze the specific sequence of sample। इस जो साउथर्न प्लॉटिंग है इसका जो एम है वो है डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना। द फर्स्ट डीएनए सैंपल इज डाइजेस्ट कट बाय द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, देन द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जो हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या कराया, अपने जीनोम को इलेक्ट्रोफोरेसिस से एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म। The result restricted fragment containing the target sequence of analyze that obvious not distinguished in a semen of the other fragment do not have a target sequence. The target fragment can be detected by the hybridization and homologous sequence of single standard DNA RNA labeled with a detection mark. अब देखिए, अब जो हमारा जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हमें सेपरेशन बैंड मिले उसमें हमारा डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होगा और डिजाइन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होंगे। तो अब जो हमें टारगेट अपने सीक्वेंस को अचीव करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करने के बाद फिर हम अपने टारगेट सीक्वेंस को अचीव करेंगे। टू अचीव द ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द प्रोब एंड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ रिजर्व जेल, द डीएनए डबल स्टैंडर्ड इज मस्ट बी डीनेचर एंड ट्रांसफर टू द नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन। देखिए, इसमें जो हमारे प्रोब्स होते हैं, प्रोब्स में और जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस तभी होगी जब हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद फिर हम इसको डीनेचर और डीप्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं। डीनेचर डीप्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद फिर हम इसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं डीप्यूरिफिकेशन कि डीप्यूरिनेशन हम कैसे करते हैं। बिफोर moving the DNA fragment from a gel to membrane of clotting, the double standard DNA must be denatured or separate into a single standard DNA। जब भी हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन, जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लॉटिंग मेम्ब्रेन होती है, उस पर ट्रांसफर करने से पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को डीनेचर कर पाए और उसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर। This perform as a remain in a placing in a gel। ये प्रोसेस जेल में ही परफॉर्म की जाती है। Although short fragment can be denaturation direct by described below, the large fragment are efficiently denatured if the depurification before the denaturation perform।
जो हमारे शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं वो वैसे ही वो बहुत इजीली डीनेचर हो जाती हैं। कैसे? अगर हम डीनेचर प्रोसेस करने से पहले डीप्यूरिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। देयरफॉर लार्ज पिगमेंट जेल फर्स्ट सोक द HCl, दिस प्रोसेस दैट रिमूव द प्यूरिन। तो क्या होगा, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे प्यूरिन जो हमारा HCl का सॉल्यूशन होगा उसको सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद जो प्यूरिन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और जो प्यूरिन के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने की प्रोसेस ही हमारी डीप्यूरिफिकेशन कहलाती है। They lose the loose, they large pigment move the completely denature। अब क्या होगा, जो हमारे लार्ज पिगमेंट्स के DNA होंगे वो हमारे स्मॉल पिगमेंट से कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे अब डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कैसे करेंगे? फॉलोइंग द डीप्यूरिफिकेशन, जब हमारी प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो रही होती है तो द DNA denaturing expose the DNA sample in a sodium hydroxide. The strong NaOH promote the breakage of hydrogen bond holding the DNA fragment to the end. The resulting single stranded DNA are available to hydrogen with the SNP standard single stranded probes. Further single stranded DNA will bind more tightly than double stranded DNA to a nitrogenous base upon transfer. देखिए, डीनेचुरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग NaOH का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग NaOH क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डबल स्टैंडर्ड DNA में, उस डबल स्टैंडर्ड DNA की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेकेज कर देता है। जैसे ये है, यहाँ पे दोनों के नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो NaOH होता है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ब्रेक हो जाती है तो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से बहुत इजीली बाइंड कर देता है। और अब हम इसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे। Blotting transfer. Before the exposure of the denatured sample DNA to the probe, the DNA must be transferred on a blotting and solid substrate that facilitate the probe binding and signal detection. The substrate is nitrocellulose. Nitrocellulose on a inert support nylon and cellulose modified with diethyl ammonium ethanol or the carboxyl methyl chemical group. Membrane of another type, polyvinyl difluoride, are used to immobilize the protein probe with the antibodies in Western protein. देखिए, अब हमने अपने जो DNA था उसको डीनेचर कर लिया। डीनेचर करने के से पहले हम क्या करेंगे, अब हमारा डीनेचर हो जाएगा। अब उसको बाद हम इसको नाइट्रोजिनस जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होगी उस पर ट्रांसफर करेंगे। और जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है ये हमारी इनर्ट होती है। और नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन को हम कैसे बनाते हैं, इसमें सिंपली नायलॉन और सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसमें हम नायलॉन और सेलुलोज को डाइइथाइल अमाइनो एथेनॉल या फिर कार्बोल मिथाइल ग्रुप से मॉडिफाई कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न प्लॉटिंग परफॉर्म कर रहे होते तो वहां पे हम पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन के बारे में कि मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की होती है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA अवॉइडली बाइंडिंग टू द नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन विद द नॉन कोवेलेंट बट इनरिवर्सिबल कनेक्शन। ये जो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड DNAs होते हैं वो हमारे नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन से नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं और रिवर्सिबल कनेक्शन होता है। द बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द नेगेटिव चार्ज DNA and positively charged membrane.
देखिए ये जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोफोबिक होती है। इसमें जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं, और दोनों तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो हमारा डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड कर जाते हैं। Nitrogenous membrane base the membrane bind the 70 to 150 ग्राम न्यूक्लिक एसिड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन होती है उसमें 70 टू 150 ग्राम न्यूक्लिक एसिड पर स्क्वायर में बाइंड कर सकता है, और इसका जो पोर साइज होता है वो हमारा होता है 0.05 से लेके 0.04 माइक्रोमीटर दैट आर सुटेबल फॉर अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए अप टू 20,000 पेज पे। और ये जो पोर है वो सफिशियंट है स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए। प्योर नाइट्रोजिनस बॉल हैजली हाईली बाइंड कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन। ये जो हमारी प्योर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है ये काफी अच्छी होती हैं, काफी अच्छी कैपेसिटी रखती हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करने के लिए। इट इज द मोस्ट बेस्ट versatile medium for molecular transfer application. It is also the compatible with different transfer buffer and detection system. Nitrocellulose membrane is not steady as the another medium and become the brittle with multiple reuse. Reinforced nitrogenous membrane is appropriate application multiple profile may be necessary. ये जो हमारी नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन होती है अगर हम उसका बार बार यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, तो वो ब्रिटल हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं। मैकेनिकल स्टेबिलिटी, अगर हम इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो जो नेट न्यूट्रल चार्ज होता है तो जो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है और ये काफी सेंसिटिव भी होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांसफर करते हैं कैसे हम ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को। इसके लिए हम बहुत सारे मेथड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसमें एक सबसे मेथड है हमारा सोकिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अपने सैंपल जो हमारा डीएनए का जेल जो ये हम लेते हैं एक सोकिंग पेपर और हम इसे बफर में डिप कर देते हैं और इस सोकिंग पेपर पे हम अपना जेल रख देते हैं। जेल रखने के बाद उसके ऊपर हम नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन रख देते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रख देते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, अपना ड्राई पेपर रख देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरीज बनेगी। जो सोकिंग पेपर होगा, ये जो बफर होगा इसको सोक करेगा और सोकिंग करने की वजह से ये क्या करेगा, जो हमारा बफर होगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके साथ साथ हमारा जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी मूव करेंगे और जब ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे तो जब ये हमारा जेल है उससे हमारे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर ये हमारा ड्राई पेपर होता है, इस वजह से इससे ज्यादा आगे मूव नहीं कर पाती है। और फिर हमारा देखिए अब हमारे जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट थे वो हमारे जेल से नाइट्रोजिनस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं जिससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे नाइट्रोजिनस जो जेल मेम्ब्रेन होती है उससे नाइट्रोजिनस बेस पे ट्रांसफर हो जाती है। जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है उस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जब हमारे मॉलिक्यूल्स नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो गए, फिर हम वहां पे क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज करते हैं। रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज करने से क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज करेंगे तो जो रेडियो लेबल्ड प्रोब होंगे वो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद फिर हम जब इसमें डिटेक्शन की प्रोसेस करेंगे और अब हम देखते हैं कि हम होल प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए ये हमारे सबसे पहले हमारा डीएनए सैंपल हुए, हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम से ट्रीट कराया, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे हमने इसे मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया।
मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद फिर हम इस पे डिफरेंट रेडियो लेवल प्रोब यूज किए, और ये रेडियो लेवल प्रोब हमारे डिजायर डीएनए के सीक्वेंस पे ही जाके बाइंड करेंगे, और जो हमारे डिजाइन सीक्वेंस पे जाके बाइंड ही करेंगे, और जो अनडिजायर होंगे उसे हम वॉश के थ्रू वॉश आउट कर देंगे। हम फिर क्या करेंगे, इस जो नाइट्रोजन रेडियोएबल प्रोब होने के बाद जो हमें मेम्ब्रेन मिली है इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग से क्या होगा, जो हमारे अनडिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट थे वो हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे, और जो डिजायर हमारे फ्रेगमेंट थे वो हमें नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे मिल जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो जी हमारी प्रोब्स हैं वो रेडियो लेबल्ड है। रेडियो लेबल्ड का मतलब ये है कि अगर हम इन पे स्पेसिफिक टाइप की लाइट ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने से हम अपने डिटेक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सरे फिल्म यूज करी है। तो जब हम इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को एक्स रेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये जो रेडियो लेबल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने डिटेक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म कर लेते हैं और ये हमें फिर एक्सरेज मिलती है। तो इस तरीके से हमारी साउथर्न प्लॉटिंग की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। इसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोब और जो हमारा डीएनए होता है उन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती है। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जाना रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग के बारे में और साउथर्न के बारे में। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe ITLS Academy. Thank you.